नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों हम अब आज जो हमारी क्लासेज हैं, हमारी जो सर्जरी की जो क्लास है दोस्तों, उसमें हम 7th क्लास करने जा रहे हैं। सर्जरी की लगभग 7th क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने जो कवर किया 270 क्वेश्चन तक अपने कंप्लीट किया था। ये लास्ट टाइम अपने क्वेश्चन किया था दोस्तों। इससे आगे नेक्स्ट आज हम ले रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है रेट्रो मेमोरी एब्सेस अराइज फ्रॉम। अब ये रेट्रो मेमोरी एब्सेस क्या होता है? जो मेमोरी ग्लैंड होती है ना, उसके पीछे की तरफ, ठीक है। तो वहां पे एब्सेस अराइज फ्रॉम, एब्सेस यानी कि जो इन्फेक्शन होता है, डेवलप होता है कोई इन्फेक्शन की वजह से, तो इसमें एब्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन में। तो ये प्राइमरी जो कुछ कारण होते हैं इसके इन्फेक्शन के, मुख्य रूप से बैक्टीरियल हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये कहते हैं एंटर कर जाता है ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर थ्रू द क्रैक। और जो सोर निपल होते हैं, किसी के क्रैक निपल हो सकती है, किसी के सोर निपल टाइप में कंडीशन हो सकती है भाई, क्रैक्स हो सकते हैं वहां निपल के अंदर, ठीक है। ये निपल है अपनी, अब यहाँ इसके पास में कहीं क्रैक्स हो, उससे वो प्रवेश कर सकते हैं अंदर, ठीक है, इन्फेक्शन, ठीक है। तो वो क्या होगा, फिर ब्रेस्ट के अंदर एंटर करके मिल्क डक्ट है उसको ब्लॉक कर देगा। जो मिल्क डक्ट होती है उसको, मिल्क डक्ट को ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या हो, एक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मुख्य कारण है ट्यूबरकुलर जो रिब्स हो सकती है, ये भी हो सकता है, इन्फेक्टेड हेमेटोमा भी हो सकता है, क्रोनिक एम्पाइएमएम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ऑल ऑफ द वो आंसर करना होगा। इसके कोई भी, ये तीनों कारण, चारों कारण, और भी कारण हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये कारण मुख्य रूप से होंगे, सभी कारण इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 272 क्वेश्चन, मोस्ट मेलिग्नेंट टाइप ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट। जो मोस्ट मेलिग्नेंट टाइप का जो कार्सिनोमा ब्रेस्ट होता है दोस्तों, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें ये एनाप्लास्टिक होता है, सीरस होता है, पेजेट्स होता है, मेस्टाइटिस होता है, ये सभी इसके टाइप्स होते हैं कार्सिनोमा ब्रेस्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट मेलिग्नेंट होता है वो होता है मेस्टाइटिस कार्सिनोमा। ये मेस्टाइटिस एक टाइप होता है दोस्तों कार्सिनोमा का, सबसे ज्यादा फैलने वाला होता है ये। तो इसकी वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा फैलने की इसकी टेंडेंसी है, सबसे फास्ट होती है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव होने की वजह से मोस्ट मेलिग्नेंट माना जाता है, ठीक है। अदर ये इतने जल्दी नहीं फैलते जितना जल्दी ये मेस्टाइटिस कार्सिनोमा फैलता है। तो इसको आंसर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी डिपोजिट्स फ्रॉम कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज कॉमनेस्ट इन। अब ये सेकेंडरी डिपोजिट्स है ना, यहाँ भाई कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, वहां से इन्फेक्शन होगा, वो कहीं दूसरी जगह बॉडी में जाएगा, वहां डिपोजिट होगा जाकर कैंसर सेल्स जैसे रूप में, तो वहां ये सभी में जाएगा। वैसे तो ये मोस्ट रूप से क्या होगा, ये सभी जो पार्ट हैं इसके, जैसे लंग्स है, ब्रेन है, लीवर है, बोन्स है, इन सभी में जाता है, सभी में फैलता है। लेकिन जो सेकेंडरी डिपोजिट मोस्ट कॉमनेस्ट होते हैं ना, कॉमनेस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा, वो बोन्स के अंदर सबसे पहले कॉमनेस्ट होती है, बोन्स के अंदर जाना उनका इन्फेक्शन का। तो यहाँ पे लंग्स भी होगा, लीवर, ब्रेन सभी होते हैं इसके, सेकेंडरी डिपोजिट सब में जाते हैं कार्सिनोमा ब्रेस्ट के, लेकिन यहाँ बोन्स मुख्य रूप से इन्वॉल्व होती है सबसे पहले। तो यहाँ पे आंसर बोन, चारों में से अगर देखा जाएगा तो बोन आंसर करना होगा। वहां पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे सेकेंडरी डिपोजिट सब में मिलेंगे, या लीवर, लंग्स, ब्रेन सब में मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट होगा वो बोन के अंदर सबसे पहले फैलेगा, ठीक है। सेकेंडरी डिपोजिट्स यहाँ प्रेजेंट होंगे इसके कार्सिनोमा ब्रेस्ट के। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट 274 रिस्क फैक्टर फॉर कार्सिनोमा ब्रेस्ट। अब ये कार्सिनोमा जो ब्रेस्ट होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, ठीक है। रिस्क फैक्टर किन किन के हो सकता है, तो सिस्टर डेड फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, बिल्कुल अगर किसी की सिस्टर पहले ब्रेस्ट कैंसर से डेड हो गई है, तो वहां भी इसके होने के चांसेस, उसके जो दूसरी सिस्टर उसको होने के चांसेस रहते हैं। एक जेविस ओरिजिन होता है। जेविस ओरिजिन क्या होता है, तो इजराइल और फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन है उनके लिए यूज किया जाता है ये वर्ड, वहां पे सबसे ज्यादा ये मिला करता है, रिस्क फैक्टर होता है उन लोगों के लिए, जो इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, इजराइल, और इसके लिए जेविस वर्ड यूज किया जाता है उनके लिए, है ना। नेक्स्ट है ब्रेका फर्स्ट एंड ब्रेका सेकंड। ये क्या होते हैं, ये होते हैं ब्रेस्ट कैंसर जीन्स होते हैं। ये ब्रेका फर्स्ट और सेकंड, ये भी इसका रिस्क फैक्टर होता है। तो यहाँ ऑल ऑफ द वो आंसर करना होगा। ये ब्रेका फर्स्ट ये क्या होते हैं, सेकंड ये जीन्स होते हैं, ह्यूमन जो ट्यूमर होते हैं सप्रेशर, एक तरह से ह्यूमन जो ट्यूमर होते हैं उसके सप्रेशर जीन्स होते हैं, दैट हेल्प रिपेयर डैमेज डीएनए। जो डीएनए डैमेज होता है उसको रिपेयर करने में, मेंटेन द जीनोमिक स्टेबिलिटी, है ना, ठीक है। और इसका ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट भी करते हैं मेटास्टेसिस को, भाई किसी सेल्स के अंदर फैलने से रोकने में भी हेल्प करते हैं। ये ब्रेका जीन्स होते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर जीन्स होते हैं। अगर कोई ब्रेका BRCA का फुल फॉर्म पूछे तो यहाँ ब्रेस्ट कैंसर जीन्स आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लीडिंग पर निपल इज सीन। अब ये निपल से अगर किसी कंडीशन में ब्लीडिंग मिलती है, तो सबसे पहले जो होगा, जो कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, उसी कंडीशन में हमेशा आपको ब्लीडिंग मिलेगी। फाइब्रोएडेनोमा तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये तो एक नॉर्मल ट्यूमर होती है,
बिनाइन ट्यूमर होती है फाइब्रोएडेनोमा, आपने पढ़ा होगा, इसको माउस ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्टली जो फीमेल्स होती है 15 से 30 साल तक की उम्र, उनमें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक पजेट्स डिजीज होती है, एक कार्सिनोमा ब्रेस्ट होता है, एक ऑल ऑफ द, यहाँ ऑल ऑफ द आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। ये पजेट्स डिजीज भी बहुत रेयरली इसमें नहीं होता है, ऐसा ब्लीडिंग नहीं होती पर निपल। यहाँ कार्सिनोमा ब्रेस्ट होगा, उस कंडीशन में हमेशा ब्लीडिंग मिलेगी, ब्लीडिंग पर निपल सीन इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट। अगर कैंसरस ब्रेस्ट होगा, कैंसर होगा जिस फीमेल में, तो वहीं ब्लीडिंग पर निपल मिलेगी। अगर कोई कंप्लेन ऐसी करता है कि मेरी ब्लीडिंग होती है निपल से, तो मान के चलो कि 100% वहां पे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। एक नेक्स्ट है 276, एक ये पाउ डी ऑरेंज इज ड्यू टू द विच। ये पाउ डी ऑरेंज का मतलब होता है, ये क्या है, ऑरेंज पील स्किन हो जाती है, ऑरेंज लाइक स्किन हो जाती है, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज पील स्किन, पील स्किन इज कॉज्ड बाय ड्यू टू लिम्फेटिक एडिमा, स्वेलिंग ड्यू टू द, इसमें जो स्वेलिंग हो जाती है, जो स्ट्रोमल इनफिल्ट्रेशन होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो आंसर भी होगा, सबक्यूटेनियस जो लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है उनकी वजह से ये होता है, ठीक है। तो इसमें जो ये इसका कारण होगा, सी आंसर होगा दोस्तों ना, सबक्यूटेनियस लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 277, कॉमनेस्ट साइट फॉर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। अभी कार्सिनोमा ब्रेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस एग्जाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इजी क्वेश्चन होते हैं और आपको पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, ये तो हमें पता ही होना ही चाहिए। तो जो अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, डी आंसर अपर आउटर किसी भी फीमेल के अंदर, ये जो ब्रेस्ट होता है अपना, इसमें जो अपर आउटर क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट यहाँ बना दिए, तो अपर, ये अपर एंड आउटर, ये अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट जो आर्म पिट के पास में होता है, जो किसी भी फीमेल की आर्म पिट के जो पास वाला पार्ट होता है उसको अपर आउटर क्वाड्रेंट माना जाता है। ये यहाँ पे ग्लैंडुलर जो टिश्यू होते हैं ना, उसकी मात्रा ज्यादा होती है कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ, है ना, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं यहाँ पे, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, इसलिए यहाँ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं अदर पार्ट के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है दोस्तों गायनेकोमेजिया मे बी सीन इन पेशेंट विद ऑल एक्सेप्ट। अभी गायनेकोमेजिया होता क्या है, ये क्या होता है, बिनाइन जो एनलार्जमेंट होता है ब्रेस्ट का मेल्स के अंदर, बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ द मेल ब्रेस्ट टिश्यू मे बी सीन इन सम हार्मोनल कंडीशंस, जिस हार्मोनल इम्बेलेंस होता है उसकी वजह से, कुछ मेडिसिन हो सकती है उनकी वजह से, अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, और मोस्ट ऑफ्टन ये क्या स्पेसिफिक होता है, ये इसकी वजह से कोज बाय क्या होता है, डिक्रीज इन द टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन लेवल होता है उसकी वजह से, है ना, एस्ट्रोजन के लेवल की अपेक्षा, जो अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है उन कंडीशंस में। तो यहाँ पे जो टर्नर सिंड्रोम है दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, मोस्टली जो फीमेल होती है उनको ही अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये मेल्स में नहीं, ये फीमेल्स में होता है, तो यहाँ आंसर भी यही करना होगा अपने को, क्योंकि ये तो होता ही फीमेल्स में है। तो यहाँ ये गायनेकोमेजिया तो मिलता ही कंडीशन, गायनेकोमेस्टिया जो कंडीशन है वो मेल्स के अंदर, तो मेल से रिलेटेड कोई बीमारी ऐसी करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। ये बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ समझने का यही है। ब्लडी निपल इज डिस्चार्ज यूजुअली एसिड, अब ये ब्लडी निपल ये इंट्राडक्टल जो पेपिलोमा होता है इससे एसोसिएटेड होता है, ये सबसे मोस्ट क्या होता है, ये वैसे बिनाइन होता है, लेकिन ये अगर इससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो ये कैंसरस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इंट्राडक्टल जो पेपिलोमा कार्सिनोमा होता है ये मोस्ट कॉमनली होने वाला कैंसरस कंडीशन है, और ये इसी से एसोसिएटेड होता है। ये लैक्टेशन इनसे मतलब नहीं है, अर्ली लैक्टेशन, ग्लैक्टोसील, इनसे कोई मतलब नहीं है। ब्लडी डिस्चार्ज मिलेगा तो इसका मतलब इंट्राडक्टल पेपिलोमा कार्सिनोमा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूट मेस्टाइटिस कॉमनली अकर्स ड्यू टू। अभी एक्यूट जो कंडीशन है मेस्टाइटिस की, ये मिलेगी अपने को लैक्टेशन के टाइम पे। मोस्ट कॉमनली जब लैक्टेशन, दूध में किसी महिला में बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में जस्ट लैक्टेशनल जो टाइम होता है उसके अंदर अगर लैक्टेशन मिल्क प्रॉपर रूप से उसका नहीं आता है, तो वहाँ क्या वो इकट्ठा हो जाएगा अंदर ही, जो डक्ट होती है, जो मिल्क डक्ट होती है उनके अंदर, वहाँ वो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं मेस्टाइटिस के। तो वहाँ पे अगर बच्चा अच्छे से नहीं पी पा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि इसको निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है, मिल्क को बाहर आना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो वहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से मेस्टाइटिस यानी सूजन होना स्टार्ट हो जाती है ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। तो समझने की बात है दोस्तों, प्रेगनेंसी से कोई मतलब नहीं होता, प्यूबर्टी एंड इन्फेंसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मेस्टाइटिस होगा वो होगा लैक्टेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग लैक्टेशन टाइम इन फीमेल्स। नेक्स्ट है दोस्तों द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अब ये सबसे कॉमनेस्ट टाइप अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि डक्टल जो होगा वो सबसे कॉमनेस्ट होगा, डक्टल पेपिलोमा, ये सबसे डक्टल पेपिलोमा होता है, वो सबसे कॉमनेस्ट टाइप का ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो यहाँ पे आंसर भी क्या हो जाए ए। फाइब्रोएडेनोमा ऑफ द ब्रेस्ट आर, अब ये फाइब्रोएडेनोमा अपन ने जस्ट इससे पहले पढ़ा था, ये क्या होता है, सोलिटरी मोबाइल मास होता है। ये मोबाइल यानी कि ये अगर अपन इसको दबाएंगे
दबाएंगे, अगर कोई सोलिटरी मोबाइल मास यानी कि ये मास है, फैटी डिपोजिशन होता है, ये इकट्ठा हो जाता है, अगर इसको अपन टच करेंगे तो ये इधर उधर जाएगा, यहाँ से इधर उधर निकल जाएगा हाथ के नीचे से। तो ये क्या होता है, एक माउस की तरह, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट माउस भी बोला जाता है। तो ये फाइब्रोएडेनोमा ये जो कॉमन बिनाइन नॉन कैंसरस ब्रेस्ट ट्यूमर होती है दैट फॉर्म्स एन ओवर ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट ग्लैंड्स एंड फाइब्रस जो टिश्यू होते हैं उनका और ग्रोथ होने की वजह से। ठीक है, इसका जो कारण होता है वो अननोन होता है, और ये एस्ट्रोजन अगर हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी फीमेल के अंदर। एस्ट्रोजन लेवल अगर इंक्रीज होगा तो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं दोस्तों। ठीक है, फाइब्रोएडेनोमा ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। फाइब्रोएडेनोमा होता है क्या है, तो ये बिनाइन जो ट्यूमर होती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज डन ईयरली इन पेशेंट विद। अब ये ईयरली हमेशा किस पेशेंट के अंदर हमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराने चाहिए, किस महिला के अंदर ऐसी होना, तो वो होता है अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है तो उस महिला को आवश्यक हो जाता है कि हर साल वो इसकी एग्जामिनेशन करवाए, किसी अच्छे डॉक्टर से एग्जामिनेशन कराए। तो यहाँ पे बी आंसर करना होगा। तो ये इजी टाइप के क्वेश्चन है, कुछ थोड़े हार्ड भी हैं, लेकिन ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हर एग्जाम, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है किसी एग्जाम में अच्छे से पूछे गए हैं तो वहीं से मैं अपने लिए हैं और अपने खुद ने भी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज सीन इन। अब ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो किन किन में सीन हो सकता है, तो न्यूली पेराइटी होता है एक, तो बिल्कुल न्यूली पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिनमें अंदर ये जो फास्ट फूड का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा फैटी जो फूड होता है या हाई स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि यूज ऐसी चीजों का किया जाता है, कॉस्मेटिक है ना, तो वहाँ पे कैंसर होने के चांसेस बढ़े थे। और न्यूली पेराइटी अगर अबव 30 एज के बाद में अगर किसी की शादी होती है तो वहाँ ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों, इन फाइब्रोएडिनोसिस, नेक्स्ट 285, इन फाइब्रोएडिनोसिस द हाई रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इज सीन इन। अभी हाई रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी किस कंडीशन में होगी, तो वहाँ एपिथेलियोसिस जो कंडीशन होती है उसके अंदर हाई रिस्क होती है। ये एपिथेलियोसिस कहते हैं कॉमन नॉन न्यूप्लास्टिक बिनाइन सिस्ट होती है ब्रेस्ट की। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें ओवरग्रोथ होती है एपिथेलियल सेल्स की विद इन द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट डक्ट होती है एंड लोब्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एपिथेलियोसिस इज प्रीडिस्पोज टू कैंसर। अब ये एपिथेलियोसिस प्रीडिस्पोज की कंडीशन होती है कि अगर किसी के ब्रेस्ट कैंसर होगा तो उससे पहले ये कंडीशन मिलेगी उसमें, एपिथेलियोसिस कंडीशन प्रीडिस्पोज करती है उसकी तरफ जाने के लिए। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है ये वैसे नॉन न्यूप्लास्टिक बिनाइन ट्यूमर होती है, लेकिन अगर ये होने के बाद इसमें क्या ओवरग्रोथ होती है एपिथेलियल सेल्स के अंदर, जिससे इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 286, दैट ट्रू अबाउट पजेस्ट चीज। ये पजेस्ट चीज अपने पढ़ी है ऑफ द निपल। अब इसके बाद ट्रू कथन क्या है, ऑलवेज देयर इज अंडरलाइन कार्सिनोमा, यानी कि ये अगर किसी की होती है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अदर जो रूब्रिक्स हैं, ये अदर जो मेडिसिन ऑप्शन है दोस्तों ये नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हाइजली मैलिग्नेंट नहीं होती है, ठीक है, नॉन मैलिग्नेंट होती है वैसे, लेकिन ये फिर कैंसर की तरफ जाती है अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है प्रॉपर या फिर ऐसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक 287 क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेज T1N0M1 इज ए ब्रेस्ट कैंसर इंडिकेट। अब ये स्टेजिंग होती है ब्रेस्ट कैंसर की, और T1 जो स्टेज होती है उसको किसको इंडिकेट करती है, N0 एंड M0। तो यहाँ पे ट्यूमर जो होती है वो 2 सेंटीमीटर की होगी जो T1 में आएगी। ठीक है, अगर 4 सेंटीमीटर की होगी वो T2 में आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर T1 दे रखा तो वहां आंसर में अपन को देखूंगा वहां 2 सेंटीमीटर दे रखा है या नहीं, उससे लेस विदाउट एक्सिलरी नोड। अभी एक्सिलरी जो नोड होते हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, नोड्स है ना, और नो मेटास्टेसिस, और मेटास्टेसिस भी जीरो है वहां पे, ना ही तो नोड का इन्वॉल्वमेंट है ना ही मेटास्टेसिस है। तो यहाँ पे सेकंड जो आंसर होगा ऑप्शन में, ये अगर आपको गलती से क्वेश्चन ऐसा बन जाए स्टेजिंग का तो ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 288, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोज गायनेकोमेस्ट्री एक्सेप्ट। अभी गायनेकोमेस्ट्री की सभी कंडीशंस कोज होते हैं एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ पे अनडिसेंडेंट टेस्टिस के अलावा सभी गायनेकोमेस्ट्री की कंडीशन के कारण हो सकते हैं। क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम, लेप्रोसी एंड सिरोसिस, ये सिरोसिस ऑफ द लिवर, ऐसे ये कंडीशंस गायनेकोमेस्ट्री की। अपने गायनेकोमेस्ट्री का जस्ट से पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन का डिस्कशन भी किया दोस्तों ना, अच्छे से इसको बारे में अपन ने डिस्कशन किया था, लगभग 2 क्वेश्चन था ऐसे कुछ ना। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 289, ऑल ऑफ द फॉलोइंग में बी कोज ऑफ मैसिव एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एक्सेप्ट। अब ये मैसिव जो कंडीशन जो एनलार्जमेंट होता है ब्रेस्ट का, आज सभी कंडीशंस उसके कोज होते हैं किसके अलावा, तो यहाँ सिरोसिस ये साइरोस
जो कैंसर होता है, साइरस है ना, साइरस स्क्लेरोसिस है ना, इस टाइप, इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट होता है वो बिल्कुल ऐसे छोटा हो जाता है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो अपने को ये समझना है कि जो अदर कंडीशन है इन सब में ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट मैसिव रूप से हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इस कंडीशन के अलावा। तो यहाँ पे इस टाइप की जो ब्रेस्ट को उसमें रेडनेस मिलेगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन मिलेगी, और जो ब्रेस्ट है वो साइज में कम भी हो जाता है इसमें, ठीक है, सीरस कार्सिनोमा, ठीक है। एंड अदर जो कंडीशन है इसमें ये मैसिव एनलार्जमेंट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 290, इन द फॉलोइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, इनमें से सबसे जो रिस्क फैक्टर है, सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट, वो क्या है ब्रेस्ट कैंसर का। तो यहाँ पे एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया जो होता है वो इसका मुख्य कारण होता है। डक्टल ने लोबुलर, अगर यहाँ पे डक्टल और लोबुलर दोनों दे रखे हैं तो वहां पे लोबुलर जो है हाइपरप्लेजिया, ये इसका मुख्य रूप से कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 291, एन एडोलेसेंट बॉय प्रेजेंट हिमसेल्फ विद बायलेटरल प्रोमिनेंस ऑफ ब्रेस्ट, अगर कोई जो बच्चा लड़का होता है वो बायलेटरल, अगर उसके ब्रेस्ट एनलार्ज होते हैं, एंड वांट्स टू द ब्रेस्ट टू बी रिमूव, अगर वो रिमूव कराना चाहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसिजन वुड बी आइडियल, किस जगह पे आइडियल इंसिजन लगाया जाएगा, तो वहां इंसिजन अलोंग द एरियोलर मार्जिन के अराउंड वो लगाया जाएगा इंसिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल मोस्ट कॉमन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अब सिंगल मोस्ट अगर अपन देखें कि एक ही सिंगल मोस्ट अगर किसी प्रोग्नोस्टिक फैक्टर अपन को देखना है कि ब्रेस्ट कैंसर है भाई, ये आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर में चेंज होगा नहीं, तो ये लिम्फ नोड स्टेटस से अपन पता कर सकते हैं कि ये आगे जाकर के कैंसरस कंडीशन में चेंज होगा या नहीं होगा। उसका प्रोग्नोसिस में फोरकास्टिंग करना, प्रोग्नोसिस तो फोरकास्टिंग होगी आगे भविष्य में जाकर के कैंसरस कंडीशन में चेंज हो सकता है या नहीं, तो वहाँ लिम्फ नोड स्टेटस अगर सही है, लिम्फ नोड में इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन में देखना ना, प्रोग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय द एक्सिलरी लिम्फ, अब ये एक्सिलरी लिम्फ नोड है, ये मुख्य रूप से इसको प्रोग्नोसिस को बताते हैं। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड का अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वहां पे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों ना, अब कौन सी लिम्फ नोड, तो वो एक्सिलरी लिम्फ नोड। मुख्य रूप से तो लिम्फ नोड स्टेटस पता होना चाहिए, लेकिन अगर लिम्फ नोड एक्सिलरी टाइप या कुछ और नाम दे दे वहां पे, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड के स्टेटस से पता किया जा सकता है, प्रोग्नोसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 293, स्टेटिस्टिकली इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आइडेंटिकल फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। अब स्टेटिस्टिकली इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो है फीमेल हु डू नॉट हैव ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन, यानी अगर कोई महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है तो वहां चांसेस रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। अर्ली एज ऑफ मैरिज ये नहीं होगा, फीमेल नॉन वेजिटेरियन डाइट, स्मोकिंग, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते मायने, लेकिन अगर यहाँ पे कोई फीमेल अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती तो वहां चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमन इन फीमेल हु आर स्मोकिंग, अगर तो स्मोकिंग करती है उनमें कॉमन होता है, हु कंज्यूम फैटी फूड, अपन ने जैसे इससे पहले बात की थी, कंज्यूम अगर फैटी फूड बहुत ज्यादा लेती है, न्यूली पेरिटी एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 30 ईयर, तो इनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, अभी ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ कहाँ होता है, किस किस पार्ट में बॉडी के किन किन में होता है लिम्फ नोड्स में, तो एक्सिलरी, इंट्रामेमरी और सुप्राक्लियरी, इन तीनों प्रकार के लिम्फ नोड में इसका ड्रेनेज होता है, तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव आंसर करना होगा। एक नेक्स्ट है ब्रेस्ट लंप इज डायग्नोस्ड बाय, अभी ब्रेस्ट लंप अगर किसी को देखना है तो उसको डायग्नोसिस करना है कि ब्रेस्ट लंप है, कैंसर नॉन कैंसर है, तो एफएनएसी करा के यहाँ पे पता किया जा सकता है किस प्रकार के सेल्स में प्रेजेंट है, तो वहाँ ब्रेस्ट लंप का डायग्नोस किया जा सकता है एफएनएसी के द्वारा, ठीक है। फाइन नीडल एस्पिरेशन जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 296, रिस्क फैक्टर फॉर कार्सिनोमा। अब ये रिस्क फैक्टर क्या क्या है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो यहाँ पे जो अपने ब्रेस्ट कैंसर जो जीन्स है, फर्स्ट की बात की थी, फेमिलिस्ट की थी, न्यूलिपरेटी, ये सभी बात की, तो ये ऑल ओवर द आंसर कर देंगे दोस्तों ना। नेक्स्ट ब्रेका फर्स्ट जीन इज लोकेटेड, अभी ब्रेका फर्स्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है, ये क्रोमोजोम 17 पर लोकेटेड होता है। यहाँ पे अगर क्रोमोजोम टाइप अलग अलग देखें तो यहाँ क्रोमोजोम 17 अपने को याद रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 298, ए पेशेंट हैव 6 सेंटीमीटर, अब ये 6 सेंटीमीटर हो गया, वहाँ 4 सेंटीमीटर तो सेकंड में था, अब 6 सेंटीमीटर किस में आएगा वो देखना है आपको। ब्रेस्ट ट्यूमर विथ मोबाइल क्लिनिकली पॉजिटिव एक्सिलेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड एंड नो एविडेंस ऑफ डिस्टेंस मेटास्टेसिस द स्टेज ऑफ ब्रेस्ट, अब ये स्टेज होगी इसकी थर्ड बी, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड अपन ने बात की थी, अब थर्ड में भी बी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट विथ मीजोथेलियोमा विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीन, अब ये किसी पेशेंट में मीजोथेलियोमा है तो क्या कंडीशन सीन हो सकती है वहां पे, तो ये एसोसिएटेड विद एस्पेरेटस, ये होता है ना
एस्बेस्टोस ये जो एक तरह का वो होता है पत्थर, ये जो इनमें काम करते हैं उनके अंदर फैलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हेमोरेज, प्लूरल एफ्यूजन एंड हाइपोग्लाइसीमिया ऑल ओवर द, ये तो आंसर क्या है, ये अगर मेजियोथेली में किसी पेशेंट में है तो उसको ये कंडीशन सारी मिल सकती है वहाँ पे। हेमोरेज भी, प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, और हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, और एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोस, ठीक है। ये अपने को पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 300 क्वेश्चन, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अभी टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या, अभी न्यूमोथोरेक्स क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रेजेंस ऑफ द एयर इन द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वाल। अगर किसी के जो लंग्स होते हैं और चेस्ट वाल होते हैं उनके बीच में अगर एयर का प्रेजेंस होती है है ना, उस स्पेस के बीच में, तो उसको न्यूमोथोरेक्स बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी वजह से जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, और फिर क्या होता है, इसकी वजह से जो लंग्स होते हैं वो जो प्लूरल स्पेस होता है वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे ये लंग्स पे दबाव डालता है आउटसाइड, बाहर से। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर किसी पेशेंट में सिम्टम्स होंगे चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ मिलेगी, वहां पे लंग्स को फैलने का स्पेस नहीं मिल पाता वहां पे, इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ न्यूमोथोरेक्स में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, इमीडिएट लेटिंग आउट एयर, वहां से जो एयर है उसको इमीडिएटली रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे चांसेस हो जाते हैं कि वहां डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो गैस नहीं निकालते हैं। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ उसमें कंडीशन मिलेगी और पेन मिलेगा उस पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट देखो 301 कॉमनेस पोस्टीरियर मीडियास्टिनल। अब ये 2-3 ट्यूमर है, उसके कॉमनेस टाइप कौन कौन से होते हैं। जो मीडियास्टिनल जो होता है अपना, अपन ने पढ़ा है दोस्तों एनाटॉमी की क्लास में, अपने काफी अच्छे से पढ़ा है। तो ये जो न्यूरोजेनिक जो ट्यूमर होती है, जिसको न्यूरोफाइब्रोमा भी बोल सकते हैं, वो कॉमनेस्ट पोस्टीरियर मीडियास्टिनल ट्यूमर होती है, ठीक है। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, न्यूरोफाइब्रोमा। अब मेज सिंड्रोम में कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सिम्टम्स। अब मेज सिंड्रोम में ट्रायड ऑफ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ट्रायड ऑफ सिम्टम, 3 सिम्टम्स मिलते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन अगर पूछ ले अलग से, तो इसमें ट्रायड ऑफ सिम्टम, एक तो एसाइटिस होता है, प्लूरल एफ्यूजन होता है, और एक होता है अपने बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर। तो यहाँ मेलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर नहीं मिलेगा, तो यहाँ बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर होता है। तो आंसर में ये आंसर हो जाएगा, एक्सेप्ट किसके पूछा है, यहाँ ये तीनों कंडीशन इसमें मिलती है, ट्रायड ऑफ सिम्टम्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कॉमनेस्ट सिम्टम एसोसिएटेड विद थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है, उसके अंदर सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम क्या प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, मोस्ट मुख्य रूप से जो नर्व होती है अल्नर, उसके ऊपर प्रेशर आता है, कंप्रेशन होता है। यहाँ पे C1 और T1, C जो सर्वाइकल 8 और T1 जो थोरेसिक 1 होती है, वहां पे उस पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, इस सिंड्रोम के अंदर। तो कंप्रेस होता है, तो उसका जो अल्नर नर्व की सप्लाई होती है वहां पे पेन होगा, और वहां पे उसमें नंबनेस मिलेगी और टिंगलिंग मिलेगी, नंबनेस एंड टिंगलिंग तीनों चीज मिलेगी। तो ये सिम्टम हो जाएगा यहाँ पे। या आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ भी लें, तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है आप गूगल करके भी बहुत इजीली देख सकते हैं दोस्तों ना। आपको कुछ चीजें जो यहाँ नहीं समझ में आती उसको आप देख लिया करें, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ नहीं बता पाता आपको सारी चीजें, तो कुछ चीजें अपने खुद के मन से भी किया करें, ये नहीं कि मेरे ऊपर ही डिपेंड है आप पूरे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कॉमनेस्ट लीजन इन मिडल मीडियस्टिनम। अभी कॉमनेस्ट लीजन क्या मिलेगा, वहां पे कंजेनाइटल जो सिस्ट होती है वो मुख्य रूप से मिडल मीडियस्टिनम में मिलती है। कॉमनेस्ट जो लीजन होता है वो कंजेनाइटल सिस्ट होती है दोस्तों ना, लाइपोमा ये नहीं होता न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक तो अपने पढ़ ही लिया था, पोस्टीरियर जो होता है उस मीडियस्टिनम में, ठीक है। एनोरिज्म कंजेनाइटल जो सिस्ट होती है वो मिडल मीडियस्टिनम। एक मोरगेग्नी हर्निया होता है दोस्तों, मोरगेग्नी हर्निया आपने पढ़ा होगा, है ना। ये जो डायफ्राम होती है वहां, है ना, ये हर्निया बिटवीन द कोस्टल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ डायफ्राम। तो यहाँ क्या जो नीचे का जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऊपर चेस्ट की तरफ चले जाते हैं डायफ्राम में। क्या वहाँ पे डायफ्राम, अगर वहाँ पे डायफ्राम सही नहीं होता है तो वहाँ से क्या जो नीचे एब्डोमिनल जो पार्ट होते हैं वो चेस्ट के अंदर चले जाएंगे ऊपर के। इसको मोरगेग्नी हर्निया कंडीशन में ये मिलता है, हर्निया बिटवीन द कोस्टल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ डायफ्राम। ये कोस्टल और एक्सटर्नल जो पार्ट होता है डायफ्राम का, वहाँ पे ये मिलता है हर्निया, मोरगेग्नी हर्निया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 306 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी ट्यूमर ऑफ मीडियस्टिनम। अब प्राइमरी जो कॉमन प्राइमरी ट्यूमर क्या है मीडियस्टिनम की, यहाँ न्यूरोजेनिक अपन ने जैसे इससे पहले पढ़ लिया था, वो यही सेम आंसर है। तो पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में सबसे कॉमन यही होती है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एंटीरियर। अब ये एंटीरियर मीडियस्टिनम में कौन सी होती है, एंटीरियर में थाइमोमा, थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है। थाइमस, ये थाइमोमा क्या होती है, रेयर टाइप की होती है, स्लो ग्रोइंग होती है, कैंसरस, है ना। और ये जो थाइमस ग्लैंड होती है उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होती है, उनके अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा विच प्रोड्यूस पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम।
इसमें अब क्या होता है, ये ओट सेल जो कार्सिनोमा होता है, इस टाइप का सेल ये कार्सिनोमा होता है ये, ठीक है। जो ओट सेल्स ये एग्रेसिव टाइप की होती है, स्मॉल सेल्स होती है लंग्स में, है ना, एग्रेसिव टाइप की, एग्रेसिव फॉर्म होता है इनको ओट सेल्स का। ये क्या होती है, स्मॉल जो माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है इस टाइप के कैंसर को, तो वहाँ ओट टाइप में दिखाई देती है, स्मॉल ओट्स की जैसे, इसलिए ओट सेल कार्सिनोमा इसको बोला गया है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एपिडर्मोइड। अभी मोस्ट कॉमन टाइप अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का पूछे तो वहाँ एपिडर्मोइड उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ कार्सिनोमा ब्रोंकस इज। अभी कॉमनेस्ट सिम्टम क्या होगा कार्सिनोमा ब्रोंकस का, है ना, कार्सिनोमा ब्रोंकस का मोस्ट कॉमन सिम्टम कफ होगा, खांसी वहां बार बार चलेगी, ठीक है। कफ 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 इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होगा। मोस्ट कॉमन सिम्टम ब्रोंकियल एडिनोमा, अगर ब्रोंकियल एडिनोमा मिलेगा तो रिकरेंट हेमोप्टिसिस मिलेगा, यानी रिकरेंट ब्लीडिंग मिलेगी वहां से, अगर एडिनोमा होगा ट्यूमर, ठीक है। कार्सिनोमा ब्रोंकस होगा तो कफ मिलेगा, और अगर ब्रोंकियल एडिनोमा होगा तो वहां पे रिकरेंट हेमोप्टिसिस मिलेगा। रिकरेंट हेमोप्टिसिस होगा, ब्लड यानी कि ब्लड आएगा, हेमोप्टिसिस ब्लड की जो कफ में जो ब्लड आएगा उसको हेमोप्टिसिस बोला जाएगा, ठीक है, मिक्स आएगा उससे। नेक्स्ट 310 क्वेश्चन है, लिस्ट कॉमन साइट ऑफ लंग्स एब्सेस। अब ये लंग्स एब्सेस जो होता है उसकी लिस्ट कॉमन साइट क्या होती है, राइट अपर लोब, राइट अपर लोब होता है उसका लिस्ट कॉमन टाइप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेनकोस्ट, एक पेनकोस्ट ट्यूमर होता है, उसका भी टाइप होता है फॉलोइंग आर सीन एक्सेप्ट। इसके अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देती है किसके अलावा, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हेमोप्टिसिस नहीं मिलेगा, यहाँ पे ब्लड है ना, ब्लड नहीं आएगा इसके, इस ट्यूमर के, इस टाइप के ट्यूमर के अंदर। या पेन इन शोल्डर आर्म मिलता है, हॉर्नर सिंड्रोम में रिब्स में इरोजन मिलता है। अब ये दोस्तों हमने एक हमारी क्लास थी जिसके अंदर वहाँ पे एक हमारे अच्छे कोई जूनियर थे या कोई डॉक्टर थे, उन्होंने आंसर भी दिया था कि मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा था कि यार ये भी कहीं मिलता है सिम्टम, तो वहाँ पे तो उसने आंसर दिया कि सर ये हॉर्नर सिंड्रोम में मिलता है ये सिम्टम। तो वहाँ पे हॉर्नर सिम्टम, जो हॉर्नर सिंड्रोम थे वहाँ पे क्या क्या सिम्टम मिलते हैं हॉर्नर में, एक तो पटोसिस, पटोसिस का मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट, ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट, ठीक है, आईलेट्स की ड्रॉपिंग मिलेगी। ये सिम्टम एक बार पूछ लेते हैं दोस्तों, हॉर्नर सिंड्रोम में कौन कौन से सिम्टम मिलेंगे, तो एक तो पटोसिस PTOSIS है ना, एक होता है उसके अंदर मियोसिस MIOSIS, मियोसिस, मियोसिस के अंदर क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड पुपिल होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पुपिल, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी जरूर हमेशा देखा करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में और आप कर नहीं पाते। एक एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस का मतलब रिड्यूस्ड स्वेटिंग, रिड्यूस्ड स्वेटिंग, ये तीनों कंडीशंस उसमें मिला करती है हॉर्नर सिंड्रोम में। तो यहाँ पे ये हॉर्नर सिंड्रोम में अपना कंप्लीट होता है दोस्तों इसके साथ में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं यहीं अपनी क्लास फिनिश करूंगा दोस्तों, लगभग 41 क्वेश्चंस अपन ने लिए हैं। मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे जो जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, तो हमारी जो बुक है वो हमारी फर्स्ट पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और वो भी हम बुकलेट के फॉर्म में पब्लिश करेंगे उसको। और अगर जो 180 नंबर का आपका पार्ट है इसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, NHM पार्ट, GK, करंट, ठीक है, और कंप्यूटर सारा, है ना, ये पांचों सब्जेक्ट उसमें कवर की गई है। काफी अच्छा मैटर हमने दिया है उसमें, लगभग 450 500 पेजेस का वो पूरा मैटर है, तो काफी अच्छा है। और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट रहेगा बुक का वो हम लगभग 15 दिन दिवाली के बाद में पब्लिश करने की सोच रहे हैं कि वो भी आ जाए जिससे अपने विद्यार्थी को मिल सके। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो हमने बार बार बताया हमारे एक ग्रुप भी है, वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप में हम बताते भी हैं लोगों को। तो हम चाहते हैं कि दोस्तों हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, हमारी यही उम्मीद रहेगी कि उनका सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लें हमारे विद्यार्थी जो हमसे पढ़ें, और जब हम एग्ज़ाम देने के बाद मिलें तो वहाँ पे हमारे चेहरे पे खुशी हो, हम ये चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप हमसे जुड़े रहो, मैं तो जितना हो सके उतना आपको दूंगा। तो दोस्तों आप हमारा जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप चलता है दोस्तों, उसमें भी हम विद्यार्थियों को रोज़ 20 से 25-30 क्वेश्चन रोज़ दे रहे हैं वहाँ पे, अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कंप्यूटर, राजस्थान GK, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे तो रोज़ कराते हैं। तो वहाँ पे लगभग आपके एग्जाम से अगर आज से 2 महीने 10-15 दिन है, 10 दिन है, लगभग 2 महीने 10 दिन, तो अगर वो कोई विद्यार्थी हमारे से जुड़ता है तो 2 महीने के अंदर वो लगभग 2000 क्वेश्चन तक, यानी कि 1200 क्वेश्चन तक कर सकता है, 1200 क्वेश्चन वो कर सकेगा सभी सब्जेक्ट की, तो हो सकता है वहाँ मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हों, ठीक है दोस्तों। तो ये आप तैयारी करें हमारे साथ मिलकर, अच्छा लगेगा हमें भी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी क्लास फिनिश करता हूँ।